फिल्म की शुरुआत होती है स्पेन के सुबह 7:45 बजे, जहां आज वेनिस शहर में एक काफी बड़ी बोली लगने वाली थी। तभी हम वहां पे दुनिया के सबसे शातिर और सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और चोर को देखते हैं, जिसका नाम था साइरस। साइरस अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर अपने करियर की सबसे बड़ी चोरी करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है, तभी हमने देखा कि उसके हर छोटे से लेकर हर बड़े कदम पर इंटरपोल वालों की नजर होती है। लेकिन इंटरपोल के पास साइरस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, जिस वजह से वो साइरस को यूं ही सबके सामने बिला वजह पकड़ नहीं सकते थे। साइरस और उसकी टीम वाले कुल मिलाकर 6 लोग थे, 4 स्पेन में और 2 लंदन में मौजूद होते हैं। ये दोनों अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो चुके थे। यहाँ के 4 लोग स्पेन में चोरी करने वाले थे, जबकि बाकी के 2 लोग, जिनमें से एक का नाम मैग्नस और दूसरे का नाम ल्यूक था, वो लंदन में मौजूद एक बहुत ही बेशकीमती पेंटिंग को चुराने वाले हैं। स्पेन के अंदर मौजूद साइरस की टीम में डाल्टन नाम का एक बूढ़ा आदमी, कैमिला नाम की पायलट और मीसान नाम की एक हैकर थी। इसी के साथ साइरस बाकी के सभी गेस्ट के दरमियान जाकर बैठ जाता है। वो सभी इवेंट के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। तभी हमने देखा कि वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ एनेट नाम का आदमी आता है, जो यहाँ अपने बिटकॉइन को बेचने आया था। लेकिन उससे पहले एनेट कहता है कि मेरी कंपनी ने एक हाई क्वालिटी फेस मास्क बनाया है। ये अपने ऊपर लगे हुए सभी कैमरास की बदौलत यहाँ पर हर एक इंसान की 3D पेंटिंग बना देगा। लेकिन अभी ये 80% वर्किंग हालत में है। हम जल्द ही इसे पूरा बना लेंगे, लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो पूरी रकम दे दो। हम 1 माह के अंदर अंदर ही इसे पूरा करके आपके पास सही सलामत पहुंचा देंगे। इतने में ही उस मास्क की बोली लगना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमने देखा कि सबसे पहली बोली साइरस ने लगाई, जो $1.25 करोड़ की थी। ये देखकर इंटरपोल वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि साइरस के पास इतने ज्यादा रकम बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से उन्हें साइरस पर और भी ज्यादा शक होना स्टार्ट हो गया कि साइरस यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। लेकिन क्या, इसके बारे में उन्हें भनक तक नहीं थी। तभी साइरस के पीछे बैठा हुआ एक मोल्सन नाम का आदमी, जिसे टेक्नोलॉजी और टेक के साथ काफी ज्यादा प्यार था, वो उस मास्क की बोली $1.5 करोड़ लगा देता है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद डाल्टन ने 1,60,00,000 की बोली लगा दी। मोल्सन ने अपनी बोली को बढ़ाया, लेकिन तभी साइरस सबके सामने $2 करोड़ की बोली लगा देता है, जिससे अब फाइनली एनेट ने उस मास्क को और अपने बिटकॉइन को पलक झपकते ही साइरस को बेच दिया। बस इसके तुरंत बाद ही साइरस के कहने पर मीसान वहाँ के इमरजेंसी अलार्म्स को ऑन कर देती है और सभी लोग डर के मारे उस बिल्डिंग से बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एनेट अपने मास्क के पास खड़ा हो जाता है। मीसान तुरंत ही उसके पास आई और उसको कहती है, सर, इस सब हलचल के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो आपको हमारे साथ चलना होगा। मगर साइरस तुरंत ही पीछे से आया और कहने लगा, रुको रुको, मैंने अभी इसे $2 करोड़ दे के खरीदा है, तो बताओ मुझे पेमेंट कहाँ करनी होगी, और मैं जल्द से जल्द इस मास्क को अपने पास लेना चाहता हूँ। तभी एनेट कहता है, पेमेंट हमारे ऑफिस में हो जाएगी। लेकिन साइरस ने कहा, क्यों ना हम मेरी यॉट पे ये सब कुछ करें। एनेट ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिस पर साइरस मीसान के साथ एनेट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इतने में ही अलार्म सुनते ही इंटरपोल वाले उस बिल्डिंग के अंदर आ गए। उस बिल्डिंग में इंटरपोल की लीडर होती है एजेंट एबी। एजेंट एबी ने वहाँ पर मौजूद हर एक की तलाशी ली, लेकिन उसे नहीं पता चलता कि साइरस आखिर गया तो गया कहाँ, क्योंकि जो कोई भी यहाँ से बाहर निकलता तो मेन गेट से ही बाहर निकलता। लेकिन एनेट के लिए पीछे से एक प्राइवेट डोर बना हुआ था, जिस वजह से अब साइरस एनेट के साथ ही उस पिछली एंट्रेंस से बाहर आ जाता है। ये चीज एबी को भी समझ आ गई। एबी तुरंत ही साइरस का पीछा करते करते खुद भी बाहर आ जाती है। लेकिन तभी उसने देखा कि साइरस मीसान, एनेट और कैमिला के साथ अपनी बोट में बैठकर दूर जा रहा है। इसीलिए एबी ने भी पुलिस बोट से उन सब का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। ये सब कुछ अपनी बोट पर बैठा साइरस और उसकी टीम भी देख रहे थे, जिस वजह से वो अब और भी ज्यादा तेजी और हड़बड़ी में बोट चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इंटरपोल वाले भी कुछ कम नहीं थे और वो पलक झपकते ही साइरस की बोट के पीछे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मीसान नदी में मौजूद ब्लॉकिंग गेट्स को हैक करके उन्हें ऊपर आने का ऑर्डर दे देती है, जिस वजह से कैमिला काफी तेजी से बोट चलाकर खुद तो वहाँ से बाहर चली गई, लेकिन एबी और इंटरपोल वाले उस गेट के बंद होने से पहले बाहर नहीं आ पाते। और फिर इसी तरह साइरस और उसकी टीम पुलिस वालों से बच जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं लंदन का सीन, जहाँ पे मैग्नस और ल्यूक ने किसी को भनक तक नहीं होने दी और वहाँ पर मौजूद सबसे महंगी पेंटिंग को चुराया और लंदन के काले बाजार में बेच डाला। इधर सीन शिफ्ट होता है स्पेन में, जहाँ पे हम देखते हैं एनेट को, जो फाइनली साइरस की यॉट पर आकर अपने मास्क को उतार देता है। दोस्तों, एनेट को नहीं पता था कि साइरस और उसकी टीम एनेट को किडनैप करके यहाँ तक
ले आए हैं। क्योंकि साइरस के पास तो जरा सा भी पैसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने एनेट को ही किडनैप कर लिया ताकि एनेट अपने बिटकॉइन का पासवर्ड उन्हें दे दे, जिससे साइरस और उसकी टीम को एनेट के सभी बिटकॉइन की एक्सेस मिल जाएगी। खैर, यहाँ हमने देखा पूरी दुनिया में जहाँ ये खबर फैल जाती है कि एनेट को किडनैप कर लिया गया है, और यहाँ सुबह होते ही हम देखते हैं एनेट और साइरस की पूरी टीम को। जहाँ एनेट ने जब अपने किडनैप होने की खबर सुनी तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसने मीसान से कहा, तुम लोगों ने बाकी सबको बताया नहीं कि मैं तुम सबके साथ हूँ? जिस पर साइरस कहता है, देखो एनेट, जब हम तुम्हें अपनी यॉट पर लाने की बहुत कड़ी कोशिश कर रहे थे ना, उसी टाइम हमारे दो काबिल और ट्रेंड पार्टनर्स लंदन में से पेंटिंग्स को चुरा रहे थे। उन्होंने रातों रात ही 3 पेंटिंग्स को $2 करोड़ में बेच दिया और हमने वही पैसे तुम्हारे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिए। लेकिन मजे की बात ये है कि हमें तुम्हारे बिटकॉइन या इस NFT से कोई लेना देना नहीं। हमें तुम्हें किडनैप करने से ये फायदा हुआ कि रातों रात ही तुम्हारे बिटकॉइन का दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। तुमने हमें $2 करोड़ में अपना NFT या जो बिटकॉइन होता है वो बेचा, हमने रातों रात ही उसे $8.5 करोड़ में तुम्हारे पासवर्ड के साथ बेच डाला। ये सुनकर एनेट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एनेट ने कहा, यानी तुम लोगों ने चोरी भी की और किसी को पता तक नहीं चला? साइरस ने कहा, यही तो मेरे काम करने का तरीका है बेटे, इसलिए अब तू हम पे एक मेहरबानी करना। अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो तू भी हमारे साथ जेल में जाएगा, इसलिए अपने मरते दम तक मुंह पे ताला लगा ले। लेकिन एनेट कहता है, फिक्र मत करो, मैं तो तुम लोगों के काम करने के तरीके से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी पोल नहीं खोलूंगा। ये सुनते ही वो सब लोग बहुत ज्यादा पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं एजेंट एबी को, जिसके सामने और कोई नहीं बल्कि साइरस की टीम का ही डाल्टन मौजूद था। एजेंट कहती है, देखो डाल्टन, हमने तुम्हारी CCTV फुटेज देख ली है। इससे पहले कि हम तुम्हें बताएं कि तुम कितने बड़े चोर हो, तुम खुद ही बकना स्टार्ट कर दो। डाल्टन कहता है, आप ऐसे ही किसी इज्जतदार शहरी को चोर या लुटेरा नहीं बोल सकते, कुछ सिविक सेंस है भी या नहीं? लेकिन एबी ने कहा, तुम पूरे इवेंट के अंदर लंगड़े होने का नाटक कर रहे थे, बताओ क्यों? डाल्टन कहता है, मेरी टांगे हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे लंगड़ा हूँ या सही तरह भागूं, तुझे इससे क्या लेना देना भाई? एजेंट ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी अमेरिका में किस जगह पे रहती है, इसलिए अगर तुम लोग बेगैरत हो तो हम भी बेगैरत बन सकते हैं। चुपचाप साइरस का पता बताओ वरना तुम्हारी बेटी जान से हाथ धो बैठेगी। डाल्टन कहता है, मुझे 2 दिन का समय चाहिए। एबी ने कहा, मेरे पास 2 दिन बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बातचीत के दौरान ही हम देखते हैं इंटरपोल के ऑफिसर को, जो एजेंट के पास आता है और उसे एक ब्लैक कलर का बॉक्स देके कहने लगा, ये किसी साइरस ने आपके लिए भेजा है। ये सुनकर एबी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। एबी ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एजेंट और साइरस की कुछ प्राइवेट फोटोज थी, जिन्हें देखकर एबी हक्की बक्की रह जाती है। तभी पीछे बैठा हुआ डाल्टन काफी जोरों शोरों से हल्ला गुल्ला करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि साइरस अब एजेंट एबी को भी ब्लैकमेल करके मुझे छुड़वा लेगा। और दोस्तों, होता भी ऐसा ही है। एजेंट एबी डाल्टन को जाने देती है। अगले सीन में हम देखते हैं एबी को, जो अपने ऑफिस में अपने हेड के सामने बैठी होती है। उसके हेड का नाम था हक्सलर। हक्सलर कहता है, तुम जैसी नाकाम और नकारा औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पिछले 3 सालों से तुम साइरस को पकड़ना तो दूर की बात, उसके पास तक नहीं जा पाई। आखिर ये है तुम्हारी ट्रेनिंग? एबी कहती है, चलिए, आपको मुझ पे इतना ही गुस्सा आ रहा है तो क्यों ना आप साइरस को खुद ही पकड़ लो, आप तो बस ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो। हक्सलर कहता है, चलो, इस सब का टाइम नहीं है, अब हमारे सर पे साइरस से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखो, बात कुछ ऐसे है कि जॉर्गेनसन नाम का बहुत बड़ा रशियन माफिया, वो कुछ ही दिनों में अपने $80 करोड़ का सोना स्पेन से रशिया के अंदर ले जाएगा। जिस पर एबी कहती है, तो ठीक है ना, उसका सोना है, वो चाहे उसे आग लगा दे तो हमें इंटरपोल को उसके अंदर दखल देने की क्या जरूरत है? हक्सलर ने कहा, अगर एक बार वो सोना जॉर्गेनसन के हाथ लग गया तो वो तुरंत ही साउथ अफ्रीकन माफिया के साथ एक बहुत बड़ी डील करेगा, जिस डील के अंदर जॉर्गेनसन ने साउथ अफ्रीकन माफिया, जिनका नाम है लेवाइथन, उनसे बोला है कि पूरी दुनिया में जितने भी डैम्स हैं उनको हैक कर लिया जाए और उसके पानी को खुलेआम छोड़ दिया जाए, जिससे काफी मासूम लोगों की जाने जाएंगी। एबी कहती है, इससे जॉर्गेनसन को क्या फायदा होगा? हक्सलर ने कहा, जॉर्गेनसन पिछले 2 सालों से कंक्रीट, लकड़ी और इसी तरह के कंस्ट्रक्शन की फैक्ट्रीज को खोल रहा है। अब जैसे लोगों के घर डूबेंगे तो जॉर्गेनसन और उसकी कंपनी के दाम आसमान छू लेंगे, जैसे लोगों की मौत पर जॉर्गेनसन को करोड़ों अरबों का फायदा होगा, इसीलिए हमें इस डील को रोकना होगा। एबी ने कहा, तो आप जाके सीधा जॉर्गेनसन को पकड़ो ना, तो इस सबसे सोने का क्या लेना देना? हक्सलर कहता है, हमें साइरस की मदद लेनी होगी। एबी ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हक्सलर कहता है, सोच लो, अगर तुम साइरस के पास ना गई तो मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी और तुम्हारी जॉब इंटरपोल की बात ना मानने की वजह से तुम इन दोनों से हाथ धो बैठोगी। इस वजह से अब बेचारी एबी ना चाहते हुए भी साइरस का पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक आ ही जाती है, जहाँ साइरस काफी मजे से अपने टेरेस पर स्विमिंग कर रहा होता है। तभी उसने जैसे
ही एबी को देखा तो वो तुरंत ही एबी को अपार्टमेंट के अंदर ले आया। साइरस कहते हैं आखिर एजेंट एबी को फिर से साइरस की क्या जरूरत पड़ गई। एबी ने कहा देखो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ दोबारा इसके बारे में जिक्र मत करना। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला कि साइरस और एबी पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही एबी को पता चला कि साइरस एक नंबर का चोर है तो उसने साइरस से ब्रेकअप कर लिया। साइरस कहता है चलो बताओ तुम यहाँ करने के आई हो। ये सुनते ही एबी कहती है देखो हमें एक काफी बड़े सोने की चोरी करनी है। साइरस ने कहा क्यों, इंटरपोल की जॉब से या उसकी सैलरी से तुम्हारा घर नहीं चल रहा क्या जो तुम्हें अब चोरियां भी करनी है। एबी ने कहा यकीन मानो मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं, लेकिन अपनी जॉब और सैलरी की वजह से ही मुझे इंटरपोल का कहना मानना पड़ रहा है, तो इसीलिए प्लीज हमारे लिए काम करो। साइरस कहता है तुम्हारे लिए काम क्यों करूं, और वैसे भी हमने अभी इतना बड़ा हाथ मारा है कि हमें पूरे 1 साल कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, तो चोरी करना तो भूल ही जाओ, और वो भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल, मेरी टीम ही नहीं मानेगी। मगर एबी ने कहा साइरस प्लीज अगर तुमने वो चोरी या हमारा काम ना किया तो करोड़ों मासूम लोगों की जाने जाएंगी। ये सुनते ही साइरस कहता है मुझे बताओ आखिर माजरा क्या है, क्योंकि तुम्हें मैंने इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा। जिस पर इसी के साथ वो सीन तो कट हो गया, लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं साइरस और उसकी पूरी टीम को जो साइरस के अपार्टमेंट में बैठे होते हैं और एजेंट एबी की हर बात को सुन रहे थे। दोस्तों साइरस ने अपनी टीम से झूठ बोला था कि एजेंट एबी इंटरपोल को अलविदा कहकर उनकी टीम में ज्वाइन हो चुकी है, जिस वजह से साइरस की पूरी टीम एजेंट एबी के पूरे मिशन को बड़े गौर से सुन रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर आता है डाल्टन, जो आते ही साइरस की पूरी टीम को एजेंट एबी का सारा सच बता डालता है। उसने कहा ये दोनों हमें मिलकर उल्लू बना रहे हैं, ये अभी भी इंटरपोल के लिए ही काम करती है। ये सुनकर साइरस की पूरी टीम साइरस पर भड़क गई। वो कहते हैं क्या हो गया साइरस, तुम अपने पुराने प्यार की खातिर हम सबकी जान दांव पे लगा रहे हो। साइरस कहता है अगर हमने इंटरपोल की मदद ना की तो करोड़ों मासूमों की जान जाएगी, और यकीन मानो ये मेरे पास खुद आई है, क्योंकि इंटरपोल को हमारी जरूरत है दुनिया के लोगों की जान बचाने के लिए। ये सुनकर आखिरकार साइरस की टीम किसी तरह शांत हो ही जाती है। तभी एजेंट एबी उन सबको उन्हें करना क्या है इसके बारे में समझाने लगी। उसने कहा आज से ठीक 1 हफ्ते बाद जॉर्गनसन नाम का रशियन माफिया अपने सोने को स्पेन से रशिया ले जाएगा, और फिर लेवाइथन ग्रुप को सुपारी देके लोगों की जाने बेरहमी से लेगा, जिससे उसे काफी ज्यादा मुनाफा होने वाला है। और बस हमें करना ये है कि उसके सोने को बड़ी सफाई से चुराना होगा, लेकिन याद रहे उसके आदमी और जॉर्गनसन खुद बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर साइरस और उसकी पूरी टीम की सांस फूल जाती है, क्योंकि आज तक उन्होंने माफियाज के घर में चोरी नहीं की थी, लेकिन चूंकि लोगों की जिंदगियों का सवाल था इसीलिए उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं रशिया में, जहाँ जॉर्गनसन अपने खूबसूरत और बड़े विला में बैठा एक बंदे पर ऑनलाइन टॉर्चर करवा रहा था, क्योंकि जॉर्गनसन डार्क वेब में ये सब लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहा होता है, जिस वजह से जॉर्गनसन बहुत ज्यादा पैसा बनाता था। उसे लोगों की जानों के बारे में जरा सी भी परवाह नहीं होती, इसीलिए वो अपना पैसा बनाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता था। फिर यहाँ सीन चेंज हुआ और हम देखते हैं साइरस को, जिसके पास एजेंट एबी आती है, जो साइरस को कहने लगी देखो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहती कि वो आगे भी हो, इसीलिए तुम प्लीज मुझसे दूर ही रहना। साइरस कहता है देखो ताली दोनों हाथों से बजती है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम भी उतनी ही शामिल थी जितना मैं, इसलिए अब दूध की दुली बनने का नाटक मत करो। इतना कहकर वो अपनी टीम के पास आ जाता है। उसकी टीम कहती है चलो बताओ हमें करना क्या होगा। साइरस ने कहा तुम सबको अपना अपना काम करना है, हमें बड़ी चालाकी से उड़ते हुए प्लेन में से सोने को बाहर फेंक देना है। ये सुनते उसकी पूरी टीम हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि ये काम करना लगभग इम्पॉसिबल था, और तो और ऐसा करने के लिए उन्हें एक प्लेन की भी जरूरत पड़ने वाली थी। तभी साइरस कहता है मीसान जरा चेक करो कि हम ये करने के लिए किस तरह के प्लेन को यूज कर सकते हैं। तभी मीसान एक प्लेन का पता बताती है, और अगले ही पल साइरस एजेंट एबी के साथ मोल्सन नाम के उसे टेक्निकल आदमी के पास पहुंच जाता है, जिस लड़के ने फिल्म की शुरुआत में साइरस के मुकाबले में बोली लगाई होती है। पहले तो मोल्सन साइरस को अपना प्लेन देने से इनकार करता है, लेकिन तभी जैसे ही एबी ने कहा कि तुम अपने प्लेन को इल्लीगल यूज करते हो, यानी उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो मैं तुम्हारा प्लेन जब्त भी कर सकती हूँ, जिस वजह से मोल्सन डर के मारे उनको सिर्फ 2 दिनों के लिए अपना प्लेन उधार देने को मान जाता है। साइरस ने कहा हमें तुम्हारा प्लेन 2 दिनों के लिए नहीं पूरे हफ्ते के लिए चाहिए, और वापस सही सलामत आएगा या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, जिस पर मोल्सन ना चाहते हुए भी मान ही जाता है। और फिर हम देखते हैं साइरस को, जो अपनी पूरी टीम के साथ अब सोने की तिजोरी को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। मैग्नस जो कि एक इंजीनियर होता है, उसने कड़ी मेहनत से एक शानदार लेजर लाइट बनाई और फिर उसे साइरस को दिखाने लगा। मैग्नस कहता है बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जब प्लेन चल रहा होगा ना तो उसकी टर्बुलेंस की वजह से ये मशीन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, तो मुझे बस दुआ करनी है कि किसी तरह कंसंट्रेट कर पाए। तभी हम देखते हैं ल्यूक को, जो उस प्लेन पर लगने वाले हर एक मेटल के टुकड़े को ले आता है ताकि प्लेन
प्लेन रडार्स के अंदर ना आ पाए, क्योंकि एक मर्तबा उनका प्लेन सोने के प्लेन के नीचे आया तो स्पेनिश आर्मी और स्पेनिश एयरफोर्स को पता चल जाएगा कि उस प्लेन पर कोई ना कोई खतरा है। इसलिए उन्हें ये सब कुछ बड़ी चालाकी और बड़ी सावधानी से करना होगा। यहाँ हम देखते हैं डाल्टन को, जो हर एक का गेटअप चूज कर रहा था ताकि किसी को भी साइरस और उसकी टीम पर जरा सा भी शक ना हो। डाल्टन कहता है, साइरस तुम्हें क्या लगता है, अगर हम चोरी करने में कामयाब हो भी पाए तो क्या जॉर्गेनसन हमें छोड़ेगा? साइरस ने कहा, देखो इसके बारे में मैंने अभी नहीं सोचा। डाल्टन ने कहा, तो कब सोचोगे? सोचो हम इंटरपोल को वो सारा सोना दे दें जिसकी उन्हें जरूरत है, और अगर जॉर्गेनसन इंटरपोल के पास आया तो उन्होंने हमारा नाम ले दिया तो बताओ हम कहाँ के रह जाएंगे? साइरस कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। डाल्टन ने कहा, देखो ये बात बहुत ही सीरियस है, तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी हम सब के लिए बेहतर होगा। इतना कहकर वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं साइरस और एजेंट एबी को, जो एक कैफे के अंदर जॉर्ज नाम के एविएशन पायलट के पास गई, यानी एक ऐसा आदमी जो स्पेन में एयर रडार्स पर काम करता था। उसकी ड्यूटी ये थी कि हवा में कोई भी एयरप्लेन अगर बिना इजाजत के घुसे तो तुरंत से वो आर्मी को खबर कर दे। एजेंट एबी ने कहा, तुम्हें इस चीज के बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे अगर गलती से हमारा प्लेन तुम्हारे रडार्स में आ गया, तो अगर तुमने हमारी पोल ना खोली तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगी। ये सुनते ही जॉर्ज उनकी हेल्प करने को तुरंत मान जाता है और इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं साइरस और उसकी पूरी टीम को, जो एक जगह खड़े होकर अपनी पूरी प्लानिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। वो सब लोग काफी ज्यादा डरे भी थे और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी, लेकिन साइरस उन सब से कहता है, देखो अब भी टाइम है, तुम सब लोग चाहो तो इस मिशन से ना कर सकते हो, मैं तुमको जरा सा भी फोर्स नहीं करूंगा। ये सुनते ही वो सभी लोग काफी इमोशनल होके साइरस को कहते हैं, अब मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, इसीलिए अब हम पीछे नहीं हटने वाले। ये सुनकर साइरस और एजेंट एबी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हमने देखा जॉर्गेनसन को, जिसने जानबूझकर लेवाइथन को कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा सोना और इतनी कीमत देने वाला हूँ तो तुम मुझे जरा सा डेमो तो दिखा ही सकते हो। जिस पर लेवाइथन ने आज सुबह ही एक छोटे से डैम को खोला, जिस वजह से वहाँ पर रहने वाले टाउन के लोग और उनके घर तहस नहस हो गए, जिससे जॉर्गेनसन को ये देखकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है। इसीलिए वो लेवाइथन से कहता है कि कल रात तुम्हें तुम्हारा सोना मिल जाएगा और परसों सुबह होते ही सभी डैम्स के दरवाजे खोल देना। जैसे ही सब गेट्स खुलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। इसी के साथ वो सीन भी कट हो जाता है। अब दोस्तों वो फाइनली घड़ी आ चुकी थी जिस चीज का इंतजार हम सबको था। आज साइरस और उसकी टीम ठीक उसी प्लेन में बैठते हैं जिस प्लेन में जॉर्गेनसन का सोना स्पेन से रशिया जाने वाला था। वो सब लोग प्लेन की अलग अलग सीट्स पर बैठे थे। साइरस और एजेंट एबी बिजनेस क्लास सीट में, जबकि मैग्नस और डाल्टन इकोनॉमी क्लास और मीसान सबसे आखिर पे बैठी थी। लेकिन दोस्तों अभी तक ल्यूक वहाँ पर किसी को नजर नहीं आता और यहाँ हम देखते हैं कमीला को, जो उसी प्राइवेट प्लेन में बैठकर निकल जाती है जिस प्लेन को उन्होंने मोल्सन से उधार लिया था। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि प्लेन में भी जॉर्गेनसन के काफी ज्यादा आदमी मौजूद थे ताकि यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो सब कुछ संभाल ले। इतना कम नहीं होता कि हम देखते हैं साइरस को, जिसे ल्यूक का फोन आता है और ल्यूक ने कहा, मुझे माफ करना साइरस, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। ये सुनकर साइरस के सभी टीममेट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन साइरस मीसान से कहता है हमें अपना प्लान स्टार्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पे होता है साइरस और उसकी टीम का सबसे तगड़ा प्लान स्टार्ट, जिसमें मीसान प्लेन के वॉशरूम जाकर वाईफाई के सभी सिग्नल्स को जाम कर देती है। यहाँ नीचे कैमिला भी अपने प्लेन को उस प्लेन के ठीक नीचे लाने में कामयाब हो गई। अब बस कमी थी तो सिर्फ मैग्नस और डाल्टन की। दोस्तों डाल्टन यहाँ पर नकली पेशेंट बनकर आया था। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर जो ऑक्सीजन थी उस चीज की जरूरत मैग्नस को पड़ने वाली थी। दोस्तों डाल्टन अपनी सेहत खराब होने का नाटक करता है, जिस वजह से जैसे ही एक एयर होस्टेस उसके पास आई तो वक्त रहते मैग्नस ने उसका एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और उसे पकड़कर नीचे बेसमेंट में चला जाता है और फिर बेसमेंट का एयरलॉक ओपन करके तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करने लगा। ये सब कुछ जॉर्गेनसन के एक आदमी को भी पता चल जाता है, जिस वजह से उसने अपने सभी आदमियों को सोने के पास जाने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ हम देखते हैं साइरस को, जो अकेला ही बिजनेस क्लास में मौजूद जॉर्गेनसन के आदमियों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। उसकी हेल्प करती है एजेंट एबी, लेकिन वो दोनों उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। यहाँ नीचे हमने देखा मैग्नस को, जो आहिस्ता आहिस्ता करके उस तिजोरी को खोल ही देता है। अब प्लेन में काफी ज्यादा टर्बुलेंस होने की वजह से प्लेन का कैप्टन प्लेन को संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने एक इमरजेंसी रनवे पर क्रैश लैंडिंग कर दी। जैसे अब साइरस और उसकी टीम का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो ये कि जॉर्गेनसन के आदमी पता नहीं कहां से असली गन्स को लेकर साइरस और उसकी टीम को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैग्नस ने वक्त रहते वो सोना बाहर निकाल लिया था। मगर वहाँ भी जॉर्गेनसन के आदमी पहुँच गए और उन्होंने देखा कि अभी तक सोने को जरा सी भी खरोच नहीं आई, इसीलिए वो तुरंत ही जॉर्गेनसन को फोन करते हैं और प्लेन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगे। जॉर्गेनसन ने कहा तुम इन सबको मेरे पास ले आओ, लेकिन सिर्फ
सिर्फ उन्हीं के ही प्लेन में, क्योंकि मुझे इंटरपोल से खबर आई है जिसमें मेरे खबरी ने बताया कि इनका प्लेन भी हमारे प्लेन के ठीक नीचे ही था, इसलिए तुम हमारा सोना इनके प्लेन में रखो और मेरे विला में ले आओ। दोस्तों होता भी ऐसा ही है। जॉर्गनसन के आदमी कैमिला को गन पॉइंट पे लेकर साइरस और एजेंट एबी को लेकर स्पेन जाने लगे। यहाँ हम देखते हैं जॉर्गनसन को, जिसके पास लेविथन ग्रुप के आदमी आए होते हैं। वो जॉर्गनसन से कहते हैं कि आपका सोना अभी तक आया क्यों नहीं, जिस पर जॉर्गनसन ने कहा प्लीज मुझे माफ कीजिए, फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं प्लेन का सीन, जिसमें साइरस और एजेंट एबी अब बड़ी चालाकी से उन दोनों जॉर्गनसन के आदमियों पर अटैक कर देते हैं और काफी ज्यादा लड़ाई करने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्लेन के गेट को ओपन किया, जिससे वो दोनों एजेंट्स बाहर गिर गए। और फिर साइरस कैमिला के पास आया और खुद प्लेन को उड़ाने लगा, क्योंकि कैमिला ने भी लड़ाई के दौरान अपने हाथ पर चोट खाई थी। यहाँ हम देखते हैं मीसान और डाल्टन को, जो अब भी उसी प्लेन में मौजूद थे जिस प्लेन में पहले सोना था। यहाँ साइरस कैमिला के कहने पर क्रैश लैंडिंग करने वाला था, लेकिन उसे डाल्टन के विला के ऊपर से ही रास्ता मिलता है, जिस वजह से वो प्लेन को नीचे उतार लेता है और प्लेन काफी मुश्किलों के साथ जॉर्गनसन के विला में आकर क्रैश हो जाता है और उसका सोना भी बाहर आ गिरा। तभी हम देखते हैं साइरस, एबी और कैमिला को, जिसे जॉर्गनसन के आदमी गन पॉइंट पर लेकर जॉर्गनसन के पास ले आते हैं। लेविथन कंपनी की लीडर जॉर्गनसन को कहती है हमें जल्दी से हमारा सोना दे दो, जिस पर जॉर्गनसन ने कहा अभी जरा वेट करो, जिस वजह से लेविथन कंपनी की लीडर वहाँ से जाने लगी। लेकिन जॉर्गनसन ने उसकी टांग में गोली मारी और अगले ही पल उसके सर में गोली मारकर उसे जान से मार डालता है। फिर वो तुरंत ही साइरस के पास आया। उसने कहा तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी, अब तुम्हारा मरना बिल्कुल तय है। लेकिन तभी हम देखते हैं साइरस की एक बहुत बड़ी चाल को, जिसमें उसने मीसान को कहा कि तुरंत ही हमारे प्लेन की लाइव लोकेशन को ऑन कर दो, जिससे इंटरपोल हमारा पीछा करते करते जॉर्गनसन के विला पर आ जाएगी। और होता भी ऐसा ही है, इंटरपोल कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर पहुँच जाती है, जिससे वो जॉर्गनसन के पास हथियार देखकर उसे बंदी बना लेते हैं और फिर वो सबको वहाँ से सही सलामत बचा लेते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं साइरस और एबी को, जो दोनों एक कार में बैठकर अपनी बाकी की टीम के पास जा रहे थे। एबी ने कहा चलो शुक्र है तुम में जरा सी इंसानियत बाकी है, क्योंकि तुमने सोने की परवाह किए बिना लोगों की जानों की परवाह की। लेकिन साइरस कहता है यकीन मानो मैं जरा सा भी दूध का दूल्हा नहीं हूँ। जो सोना कैमिला के प्लेन में था और जॉर्गनसन के विला में बिखरा पड़ा था, वो सोना बिल्कुल भी असली नहीं था। एबी ने कहा तो असली सोना गया कहाँ? साइरस कहता है तुम जरा वेट करो। फिर दोस्तों साइरस उसे सब कुछ सच सच बताता है। साइरस ने कहा देखो तुम्हें पता है ना कि लूक हमारे साथ डर के मारे नहीं आया। देखो वो डरपोक नहीं, उसे मैंने ही कहा था कि तुम नीचे एक बोट लेके हमारा इंतजार करना। और मैग्नस ने तो 15 मिनट पहले ही सोने की तिजोरी को खोल लिया था और उसने असली सोने को नकली सोने से रिप्लेस करके असली सोने को प्लेन से नीचे फेंक दिया और वो सोना नीचे समुद्र में आ गिरा। और अब हम उस सोने को निकालने जा रहे हैं। तभी हमने देखा साइरस और एबी को, जो अपनी टीम के पास आ जाते हैं। उनकी टीम उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। तभी उन्होंने एबी को रिमोट कंट्रोल दिया, जिससे जैसे ही एबी ने बटन प्रेस किया तो उन सबका सोना समुद्र से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर एबी और वहाँ पर मौजूद साइरस की पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो गई और अब वो सारा सोना साइरस और उसकी टीम का ही था। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।